बड़ी खबर देखिए, जहां सबसे पहले डॉनबास में रूस के फाइटर जेट के एक्शन की ये तस्वीर। रूस के 2 सुखोई 25 के विध्वंसक अटैक को लेकर ये बड़ी खबर आई है। यूक्रेनी ठिकानों पर फाइटर जेट से हुआ हमला। और बाखमुट में यूक्रेनी सेना के विध्वंसक अटैक की तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां वागनर ग्रुप के ठिकानों पर रॉकेट दागे गए हैं। यूक्रेन की 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने यह हमला किया है। के खिलाफ ज़ेलेंस्की की नई मोर्चेबंदी को लेकर अगली बड़ी खबर, जहां पोलैंड पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और जंग को लेकर नई रणनीति अब ज़ेलेंस्की बना रहे हैं। हालांकि मुलाकात का समय और यहां पर हो रही इस मुलाकात को लेकर कई बड़े संकेत जरूर मिल रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा से ज़ेलेंस्की की ये मुलाकात जंग को लेकर नई रणनीति बनाने के संकेत। हालांकि पोलैंड में ज़ेलेंस्की दौरा ये इतना अहम क्यों है, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद ये पहला दौरा है और जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी डिफेंस डील पर समझौता संभव है, बड़े संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि पोलैंड से जल्द हथियार यूक्रेन चाहता है और रूस के खिलाफ आक्रामक रुख को लेते हुए यूक्रेन की तरफ से ये मांग, जहां उसी आक्रामक नीति पर चर्चा की संभावनाएं भी हैं। युद्ध शुरू होने के वक्त भी पोलैंड दौरा किया और अब जब युद्ध का फाइनल राउंड है तब भी ज़ेलेंस्की का ये बड़ा दौरा। हालांकि नेटो में अपनी सदस्यता को लेकर पोलैंड से चर्चा की संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं और इस बीच ज़ेलेंस्की के साथ ये जो मुलाकात हुई है उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। अब रूस का अगला टारगेट फिनलैंड हो सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और फिनलैंड को रूस से बचाने की जिम्मेदारी भी अमेरिका पर है। फिनलैंड पर हमले का मतलब अमेरिका को सीधी चुनौती और यही वजह है कि रूस एक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गया है। रूस की प्लानिंग को देखते हुए अमेरिकी सेना भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। रूस और अमेरिका की तैयारी ऐसी है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा सके। यूक्रेन में युद्ध जारी है और अब एक महायुद्ध की भी तैयारी है। दुनिया के 2 ताकतवर देशों की प्लानिंग और एक्शन से अब यह यकीन होने लगा है कि यूक्रेन युद्ध का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। पिछले एक साथ जो आशंकाएं हैं वो सच साबित हो सकती हैं। अब सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि अमेरिका भी हथियारों का जखीरा जुटा रहा है। समंदर में तैनाती बढ़ती जा रही है। ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे अंदाजा हो रहा है कि रूस अमेरिका दोनों एक बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी में हैं। महाशक्तिशाली देशों की लिस्ट में शामिल रूस 2023 में और ज्यादा ताकतवर होने वाला है। ऐसे ऐसे हथियार तैयार हैं जो रूस की न्यूक्लियर पावर को 2 गुना 3 गुना करने जा रहे हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश अब ऐसे बॉम्बर, सबमरीन और मिसाइलों से लैस होने जा रहा है जिससे दुनिया में कहीं परमाणु बम वाली तबाही मचाई जा सकती है। पिछले साल दिसंबर में रूस ने एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन क्रूजर को लॉन्च किया था। बोरोई क्लास की यह पनडुब्बी अब रशियन नेवी को मिलने वाली है। पनडुब्बी 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। सबमरीन में 533 mm का 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाया गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी महीनों पानी में रह सकती है। 2023 के बाद भी रूस अगले 2 साल में समंदर में बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रूस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक रूस पनडुब्बी की एक नई डिवीजन तैयार करेगा। रूस की सभी पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की सबमरीन पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से लैस होगी। रूस की प्लानिंग के मुताबिक 2024 के अंत तक रशियन नेवी को नई सबमरीन की खेप मिलने लगेगी। रूस का मिशन 2025 तक बेहद ताकतवर सबमरीन्स को प्रशांत महासागर के बेड़े में शामिल करना है। जनवरी में रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन जे सुवोरोव को भी नेवी में शामिल किया है। यह पनडुब्बी बोरोई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाए गए हैं। यह रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे समंदर की गहराई में लोकेट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा रूस की सामरिक मिसाइल फोर्स को आईसीबीएम के साथ 22 लॉन्चर मिलेंगे, जिनमें यार्ड्स मिसाइल भी शामिल है। रूस की वायुसेना भी लगातार खुद को अपडेट कर रही है। ये रूस का Tu-160M बॉम्बर है। ये बॉम्बर परमाणु और दूसरे पारंपरिक हथियारों से हमला करने में सक्षम है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि Tu-160M दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक सैन्य विमान है। Tu-160M स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। 3 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर रशियन एरोस्पेस फोर्स को मिलने वाले हैं। Tu-160M के अलावा Tu-95MS का प्रोडक्शन भी पहले के मुकाबले दोगुनी स्पीड से हो रहा है। रूस ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड कर लिया है। रूसी सेना ने अपने Ka-52M का इस्तेमाल युद्ध की शुरुआत से किया है और अब यह हेलीकॉप्टर और ज्यादा घातक हो गया है। नया हेलीकॉप्टर Kamo-52M कॉम्पोजिट हीटेड रोटर ब्लेड्स और एक बेहतर एयरबॉर्न डिफेंस सिस्टम से लैस है। यह हेलीकॉप्टर को मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से बचाता है। हथियारों के प्रोडक्शन की देखरेख रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु कर रहे हैं। सोमवार को रूसी रक्षा मंत्री हथियारों की फैक्ट्री में पहुंचे और प्रोडक्शन की रफ्तार की जानकारी ली। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक बार फिर नाटो देशों को चेतावनी दी है। लावरोव ने कहा है कि रूस को नाटो को हद में रखने के लिए सख्त फैसले लेने होंगे। रूस की आक्रामकता को देखते हुए तैयारी अमेरिका में भी चल रही है। अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी को ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल और हेल फायर मिसाइलों को ऑर्डर दिया है। यूएस आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी को $4.5 बिलियन का ऑर्डर दिया है। कंपनी मिसाइलों के प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। अमेरिका की सेना को करीब 3 महीने बाद से ही मिसाइलों की सप्लाई मिलने लगेगी। लॉकहीड मार्टिन की ज्वाइंट एयर टू ग्राउंड मिसाइल को हेलीकॉप्टर या ड्रोन से भी फायर किया जा सकता है। अमेरिका की नेवी भी यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार एक्टिव है। अमेरिका ने अपनी नेवी को फिलहाल 3 अहम लोकेशन पर अलर्ट रखा है। रूस के अलावा नॉर्थ कोरिया और दक्षिण चीन सागर पर लगातार अमेरिकी नेवी की नजर है। अमेरिका की लिस्ट में अब ईरान भी है। अमेरिका की नेवी ने इजरायल के करीब आकर ईरान को चेतावनी दी थी। अमेरिका की वायुसेना ने भी खुद को युद्ध के लिए तैयार रखा है।
अमेरिका की वायुसेना साउथ कोरिया के साथ कई बार युद्धाभ्यास कर चुकी है। अमेरिका और रूस में जिस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन जारी है, उससे अंदाजा हो रहा है कि दोनों देश खुद को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब डोनबास में रॉकेट हमले का नया वीडियो सामने आया है, जहां रूस की फौज ने यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं। रूसी रॉकेट अटैक से यूक्रेनी सेना में हड़कंप मच गया। रूस की सेना ने एक बार फिर से यूक्रेनी जवानों पर यह सीधा वार किया है। डोनबास की ये तस्वीरें देख रहे हैं। डोनबास से आया है लेटेस्ट वीडियो, जहां रूस की फौज ने यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट दागे। रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन दौरे पर फ्रांस के राष्ट्रपति। बड़ी खबर, जहां रूस यूक्रेन जंग पर फ्रांस और चीन में बातचीत को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। हालांकि चीन जंग खत्म करवाने में मदद करे, यह कहा गया है राष्ट्रपति मैक्रो की तरफ से, और जंग में चीन मध्यस्थता कर शांति भी करवाए। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी चीन पहुंची हैं और उर्सुला वॉन भी जिनपिंग से जल्द ही जंग को लेकर बातचीत करने वाली हैं। तो चीन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति क्या अब जिनपिंग से युद्ध के इस हालात के बीच पीस टॉक को लेकर होगी बात? ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के इस दौरे को लेकर बड़ी खबर है। चीन के 3 दिन के दौरे पर है इमैनुअल मैक्रो, और मैक्रो और राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच अहम बातचीत भी होने वाली है। इस बीच बातचीत को लेकर कई संभावनाएं हैं, क्योंकि एजेंडे के तौर पर रूस यूक्रेन जंग इसमें शामिल है। अब जिनपिंग को रूस की सहायता नहीं करने के लिए क्या मैक्रो मनाने की कोशिश करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और यूक्रेन पर रूस के हमले को समर्थन देना बंद करे चीन, ये मैक्रो की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि जंग में चीन शांति को लेकर बड़ी भूमिका निभा सकता है। इमैनुअल मैक्रो की तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन भी अब जंग को लेकर जल्द ही शी जिनपिंग से बातचीत भी करने वाली हैं। अब जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बाद एक खास रिपोर्ट आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन हो या फिर ताइवान, अपने प्रतिद्वंदी रूस और चीन के सैन्य ठिकानों की निगरानी को लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है, मगर इसी बीच चीन ने एक ऐसे हाई एनर्जी वाले हथियार को तैयार किया है, जिसकी मदद से सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि स्पेस तक सटीक और विध्वंसक प्रहार किया जा सकता है। कैसे, इस खास रिपोर्ट से समझिए। किसी लेजर की तरह चमकने वाली पीली सी रोशनी, जिसका एक प्रहार बड़े से बड़े सैटेलाइट को जलाकर राख कर सकता है। हवा में उड़ते ड्रोन लड़ाकू विमान को खाक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हाई एनर्जी से लैस, वो भी कई लाख वॉट की। जानते हैं, जिनपिंग ने ऐसे ही विनाशक हथियार को तैयार करने का दावा किया है, जिसका मकसद है अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़ना। ताइवान और यूक्रेन को बेबस और लाचार बनाना, बिना गोला बारूद दागे, बिना जंग में हिस्सा लिए रूस को यूक्रेन पर जीत दिलवाना। जी हां, चीनी साइंटिस्ट ने एक एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार करने का दावा किया है, और जानते हैं चीन इसका इस्तेमाल कहां करेगा? अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट को तहस नहस करने के लिए। जानते हैं क्यों? यूएस के स्टारलिंक सैटेलाइट से यूक्रेन ताइवान को मदद मिल रही है। इसके जरिए रूस चीन के सैन्य ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। सैटेलाइट के इस्तेमाल से मिलिट्री लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। अमेरिका के स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन और ताइवान को काफी मदद मिल रही है।
ऐसे में चीन ने एंटी सैटेलाइट माइक्रोवेव वेपन को तैयार किया है, जो डायरेक्ट एनर्जी के जरिए स्पेस में मौजूद सैटेलाइटों को तहस नहस कर सकता है। इतना ही नहीं, इस माइक्रोवेव वेपन के जरिए लड़ाकू विमानों और ड्रोन को भी टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि चीन का माइक्रोवेव वेपन 10 गीगाबाइट की ताकत से लैस है। ये साइलेंट किलर 10 प्लस प्रति सेकंड की फ्रीक्वेंसी से अटैक करता है। इससे निकलने वाली बीम किसी भी टारगेट को राख कर सकती है। असल में जिस तरीके से अमेरिकी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल यूक्रेन और ताइवान कर रहे हैं, रूस और चीन से जुड़ी खुफिया इंटेलिजेंस जुटा रहे हैं, ऐसे में चीन ने अब ताइवान और यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए इस भस्मासुर को तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना पर यूक्रेन के जबरदस्त प्रहार को लेकर बड़ी खबर, जहां रूसी सेना के ठिकानों को रॉकेट से निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना की 92 ब्रिगेड्स के हमले की एक तस्वीर। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की आशंका। बड़ी खबर, जहां फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने पर हंगरी की चेतावनी। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजातो का यह बयान, रूस के साथ सीधे विवाद से नेटो बचे। रूस और नेटो के बीच सीधे संघर्ष टालने की कोशिश की जाए। यूक्रेन वॉर में नेटो को शामिल होने से बचना चाहिए। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के पास भीषण जंग को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां ज़ेपोरिज़िया के प्लांट के पास यूक्रेनी ड्रोन गिरा है। अब यूक्रेन को पोलैंड से ड्रोन मिला और ज़ेपोरिज़िया में जिस तरीके से प्लांट के पास ये वार किया गया है, उसकी तस्वीरें जारी की गई हैं। हालांकि ज़ेपोरिज़िया के आसपास के इलाके में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, चिंता लगातार इस प्लांट के ऊपर बने हुए खतरे को लेकर जाहिर की जा रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन को पोलैंड से मिला ड्रोन और ज़ेपोरिज़िया में इसे किए गए तबाह को लेकर बड़ी तस्वीर, जहां प्लांट से रेडिएशन के खतरे की आशंका AIAEA जता चुका है और प्लांट की निगरानी के लिए कई टीमों की तैनाती की जा चुकी है। अब ज़ेपोरिज़िया से महाविनाश के खतरे को लेकर बड़ी खबर, क्यों? क्योंकि यूरोप का ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है ज़ेपोरिज़िया। कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं? 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उसी के तहत यहाँ पर अलग अलग सिक्योरिटी लेयर्स भी हैं। बिजली सप्लाई बहुत ज़रूरी है, रिएक्टर्स की कूलिंग बहुत ज़रूरी है, और रिएक्टर्स की कूलिंग पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है, उसको लेकर पहले भी खतरे जताए जा चुके हैं। रेडिएशन लीकेज के खतरे को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि रेडिएशन अगर फैला तो आधे यूरोप में तबाही मच सकती है। अब नेटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन पर कितनी भारी पड़ी, ये दुनिया देख चुकी है। बावजूद इसके फिनलैंड नेटो में शामिल हो गया, रूस की तमाम धमकियों और चेतावनियों को धुएं में उड़ाते हुए। लेकिन कैसे? क्या वाकई फिनलैंड इतना ताकतवर है कि वो रूस जैसे महाबली का सामना कर सके? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई फिनलैंड में इतना मादा है कि वो 8 दशक पुरानी अतीत को बदल पाए? समझिए इस रिपोर्ट से। दुनिया का सबसे खूबसूरत और खुशहाल देश फिनलैंड, क्योंकि दुनिया में हालात भले कैसे ही रहें, मगर फिनलैंड में शांति और सुकून हर वक्त मौजूद रहता है।
शायद तभी तो फिनलैंड को धरती का सबसे हैप्पीएस्ट जोन कहा जाता है। मगर अब फिनलैंड पर बड़ा संकट मंडराने वाला है। जल्द ही यूरोप का यह देश विध्वंसक हथियारों की गूंज से दहलने वाला है। आशंका तो यह तक जताई जा रही है कि अगर फिनलैंड ने अपने मुल्क में नाटो सेना की एंट्री की तो यकीन मानिए यूक्रेन के बाद महाबली रूस का नेक्स्ट वॉर गेम फिनलैंड में शुरू हो सकता है, जिसका मतलब ये कि चंद घंटों में फिनलैंड फिनिश। क्योंकि इससे पहले भी रूस 2 बार फिनलैंड को युद्ध में हरा चुका है। दरअसल बात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जब सोवियत संघ और जर्मनी आमने सामने थे। दरअसल साल 1939 में सोवियत संघ को जर्मनी पर हमला करना था, मगर जर्मनी पर चढ़ाई का रास्ता फिनलैंड से होकर जा रहा था। ऐसे में यूएसएसआर ने फिनलैंड से सैन्य डिप्लॉयमेंट के लिए रास्ता मांगा, मगर फिनलैंड ने पुरानी रंजिश के चलते यूएसएसआर को इनकार कर दिया। बस फिर क्या, जर्मनी से पहले यूएसएसआर ने फिनलैंड पर धावा बोल दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। भले ही इस युद्ध में रूस की ताकतवर सेना के आगे फिनलैंड को हार का सामना करना पड़ा, मगर इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी ने यूएसएसआर के खिलाफ लड़कर बड़ी मिसाल कायम की। ठीक इसी तरह साल 1941 में यूएसएसआर और फिनलैंड के बीच युद्ध हुआ, जिसे कॉन्टिन्यूएशन वॉर के नाम से जाना जाता है। करीब 3 सालों तक चले इस युद्ध में भी फिनलैंड जैसे अदने से मुल्क ने सोवियत संघ का बखूबी सामना किया। जानते हैं क्यों? फिनलैंड की तैयारी के चलते, सॉलिड युद्ध प्लान के चलते। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 1918 से फिनलैंड ने युवाओं के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी की। मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी तैयार की गई। फिनलैंड ने युद्ध के दौरान अर्बन वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया। फिनलैंड की सेना ने अलग अलग टेरेन से पोजीशनिंग अटैक भी किया। बीते 8 दशकों से फिनलैंड इसी वॉर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है। अपनी सेना को तैयार कर रहा है, अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर रहा है, ताकि ताकतवर दुश्मन से सामना कर सके, उसके खिलाफ पुख्ता प्लानिंग से जंग लड़ सके। लिहाजा रूस के लिए इस बार फिर फिनलैंड पर फतेह पाना आसान नहीं, वो भी तब जब उसके साथ नाटो जैसे ताकतवर सैन्य संगठन का साथ हो। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन तो सिर्फ नाटो में शामिल होने की जिद ही कर रहा था, लेकिन तब भी पुतिन ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। मगर फिनलैंड तो नाटो में शामिल हो चुका है, वो भी रूस की लाख चेतावनियों और धमकियों के बाद। इसका मतलब साफ है कि फिनलैंड भी रूस से आर पार की जंग लड़ने के लिए कमर कस चुका है। अगर ऐसा हुआ तो फिर या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर फिनलैंड अपने दम पर इतिहास बदल देगा। बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग के बीच अब यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक को भारी नुकसान हुआ। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक को टारगेट किया गया।
यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से यह अटैक किया। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर विध्वंसक ड्रिल को लेकर खबर है, जहां नेटो की एयर एक्सरसाइज में फिनलैंड शामिल होगा। पेंटागन के एयर नेशनल गार्ड के अधिकारी माइकल लोहो की तरफ से इसको लेकर दावा किया गया। जून में 10 दिन तक एयर डिफेंडर 2023 ड्रिल चलेगी। अमेरिका और फिनलैंड के विध्वंसक फाइटर जेट्स अपनी ताकत दिखाएंगे। तो नेटो की एयर ड्रिल, फिनलैंड इसमें शामिल होगा, ये बड़ी खबर है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि जून में नेटो देशों की ये सबसे बड़ी एयर ड्रिल की जाएगी। ये पहली महत्वपूर्ण बात सामने आई है। हालांकि नेटो देशों की एयर ड्रिल में फिनलैंड अब जिस तरीके से शामिल होने वाला है, ये सबसे बड़ी खबर है। नेटो के साथ फिनलैंड पहला और बड़ा युद्धाभ्यास अब जून में करने वाला है, जहां ड्रिल में नेटो देशों के विध्वंसक फाइटर जेट्स अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और युद्धाभ्यास में फिनलैंड FA-18 सुपर हॉर्नेट भी भेजेगा। अब युद्धाभ्यास को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक 100 अमेरिकी विमान और 2000 सैनिक युद्धाभ्यास करने वाले हैं। जून में होने वाली इस ड्रिल के बारे में ये बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन में पश्चिमी टैंक को तबाह करने की तैयारी में है रूस। ये बड़ी खबर, जहां कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर का परीक्षण शुरू हो चुका है। यूक्रेन में एंटी टैंक मिसाइल से लैस 4 मार्कर तैनात करेगा। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और कंक्रीट बंकर्स को तबाह करेगा। यूक्रेन को एब्राम्स लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंक भी मिलने वाले हैं। पश्चिम से मिल रही मदद को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन को जिस तरीके से एब्राम, लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंक अब मिलने वाले हैं, बैटलफील्ड में यूक्रेन किस तरीके से रूस के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में अब एंटी टैंक मिसाइल से लैस 4 मार्कर की तैनाती को लेकर यह बड़ी खबर आई है। अब पश्चिम टैंक का काल, पुतिन का मार्कर। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार्कर की यूक्रेन में तैनाती अब जल्द होने वाली है। एंटी टैंक मिसाइल से लैस है ये। 100 से 5500 मीटर की रेंज इसकी है। मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है मार्कर, और मार्कर की तैनाती ऐसे वक्त में की जा रही है जो बड़े संकेत दे रही है। जहां पश्चिमी देशों से यूक्रेन को टैंक मिल रहे हैं, मार्कर टैंक्स को आसानी से तबाह कर सकता है। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भी मिल रहे हैं, और अमेरिका यूक्रेन को जिस तरीके से अब्राम की मदद दे रहा है, ब्रिटेन से भी चैलेंजर 2 टैंक यूक्रेन को मिल रहे हैं। उस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका से नई मदद के ऐलान को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां बाइडेन सरकार ने नई मिलिट्री पैकेज का ऐलान कर दिया है, और अमेरिकी मिलिट्री पैकेज में नई ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी शामिल किया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत अब अमेरिका करेगा। और जाहिर सी बात है, अमेरिका की इस नई मदद से क्या ये जंग और भड़केगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी तक किस लिहाज से मदद मिली है, ये जंगी मदद, उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने होगी, जहां कुल $2.6 बिलियन की जंगी मदद को लेकर महत्वपूर्ण खबर। इसके साथ ही हाइमार्स के लिए गोला बारूद को लेकर भी खबर आई। एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स को लेकर भी महत्वपूर्ण खबर मिली। वहीं एंटी आर्मर सिस्टम, जंगी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मोटरार सिस्टम, ये लंबी फहरिस्त है जिसके जरिए ये रॉकेट और साथ ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के साजो सामान को लेकर ये बड़ी खबरें मिल पा रही हैं। इसके अलावा एंटी आर्म्ड रॉकेट, ये किस तरीके से अमेरिका की नई मदद को लेकर खबर मिली है, जिसके बाद जाहिर सी बात है रूस और आक्रामक होने की कोशिश करेगा। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों का नया स्टॉक देने वाला है, ये बड़ी खबर है। मकसद है यूक्रेन को नई मजबूती देना, ताकि रूस की सेना पर बड़े हमले किए जा सके और पुतिन यूक्रेन वॉर में उलझे रहें। अमेरिका से नए हथियारों की खेप जल्द ही यूक्रेन तक पहुंच जाएगी, और उसके बाद क्रीमिया या बखमुट में यूक्रेन बड़े अटैक करने की शुरुआत कर देगा। इतने घातक हथियार की पुतिन को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़े। इतने बड़े हमले की रूस की आर्मी की चिंता बढ़ जाए।
रूस की सरकार और सेना को उलझाने का ऐसा प्लान कि फिनलैंड के खिलाफ एक्शन का ख्याल तक ना आए। बाइडेन ने फिनलैंड से पुतिन का ध्यान भटकाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। बाइडेन का पहला प्लान यूक्रेन में फौरन घातक हथियार भेजना है। अमेरिका यूक्रेन को $2.6 अरब के हथियार भेजेगा। यूक्रेन को गोला बारूद और हथियार मिलने वाला है। अमेरिका रडार और वाहनों की नई खेप भेज रहा है। यूक्रेन से रूस के कई इलाकों पर बड़े हमले की तैयारी है। रूस के सैन्य ठिकानों को तबाह करने वाला हिमार्स, रूस के सैन्य अड्डों का पता लगाने वाले ड्रोन, रूस के काफिले पर बम बरसाने वाले ड्रोन, बारूदी सुरंगों को नाकाम करने वाली मशीनें, लिस्ट बहुत लंबी है। यूक्रेन के पास ऐसे घातक हथियार आने वाले हैं कि डोनेस्क में यूक्रेन रूस पर कहर बरपा सकता है। अमेरिका के इस ऐलान के साथ ही रूस पर नए सिरे से हमले की शुरुआत हो चुकी है। रूस के ब्रयांस्क में यूक्रेनी ड्रोन ने अटैक किया। ड्रोन ने रशियन आर्मी के ठिकाने पर बम गिराया। ड्रोन ने रूस के आंतरिक मंत्रालय की इमारत के करीब भी धमाका किया। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने कई बार हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद रूस ने ओडेसा में बदला लिया। ओडेसा में रूस अब तक कई मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। सोमवार की रात यूक्रेन के एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। ओडेसा की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम अब तक रूस के कई ड्रोन को गिरा चुका है, लेकिन इसके बावजूद ओडेसा में कई बड़े धमाके हो चुके हैं। रूस चाहकर भी फिनलैंड पर अटैक करने की हिम्मत ना करे, इसलिए अमेरिका में करीब 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। यूक्रेन को ताबड़तोड़ प्रहार करने के लिए गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट्स दिए जा रहे हैं। यूक्रेन को ब्रेडली लड़ाकू वाहन की सप्लाई भी शुरू की गई है। ब्रेडली टैंक की तरह प्रहार भी करता है और एक समय में 10 से 12 सैनिकों को सुरक्षित भी ले जा सकता है। अमेरिका ब्रेडली के लिए गोला बारूद भेज रहा है। रूस को शक है कि इस बार अमेरिका यूक्रेन तक कई और घातक हथियार भेज रहा है। यही वजह है कि क्रीमिया की सुरक्षा और बढ़ाई गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि क्रीमिया बॉर्डर पर रूस ने टैंक और वाहनों को रोकने के लिए गहरे गड्ढे बना दिए हैं। सैटेलाइट की तस्वीरों में दर्जनों गड्ढे नजर आ रहे हैं। रशियन कमांडर्स को लग रहा है कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल क्रीमिया या फिर बाखमुत में हो सकता है। रूस फिलहाल बाखमुत में जीत हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर यहां पश्चिमी देशों के हथियार और टैंकों से रूस को बड़ा नुकसान होता है और बाखमुत से रूस के सैनिकों को लौटना पड़ता है, तो निश्चित है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और फिर रूस को विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से रोकना मुश्किल हो जाएगा। जनवरी में ही अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन को M109A6 प्लाडेन सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर की सप्लाई होगी। ये 3 मिनट में 4 राउंड फायर कर सकती है। अमेरिका ने 90 स्ट्राइकर आर्म्ड पर्सनल कैरियर और 300 M113 आर्म्ड पर्सनल कैरियर भेजने का ऐलान किया था। अब बर्फ पिघलने के बाद युद्ध में नई तेजी आ चुकी है और यूक्रेन के हथियारों की डिमांड को भी पूरा किया जा रहा है।
अमेरिका का मकसद फिनलैंड को सुरक्षित रखना भी है, इसलिए यूक्रेन में रूस पर बड़े हमले करने की प्लानिंग के तहत हथियारों की सप्लाई शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वोल्दर में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग को लेकर खबर, जहां एक दूसरे पर रॉकेट से हमले कर रही हैं दोनों सेनाएं। बारूदी हमले में दोनों तरफ भारी नुकसान। अगली बड़ी खबर, जहां बेलारूस से पुतिन की एटमी तैयारी को लेकर खबर है, जहां न्यूक्लियर वेपन पर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा खुलासा हुआ है। स्कैंडर ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस भेजे जाएंगे, ये बड़ा बयान शोइगु की तरफ से दिया गया, जहां अब बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन्स की ट्रेनिंग की भी शुरुआत कर दी है। ये एक बड़ा संकेत और बड़ा खतरा। हालांकि न्यूक्लियर मिसाइल और टैक्टिकल वेपन की ट्रेनिंग को लेकर यह बड़ी खबर मिल पा रही है। तो वाया बेलारूस जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती को लेकर यह बड़ा बयान और बड़े संकेत मिल रहे हैं, समझिए बेलारूस में एटमी ट्रिगर दुनिया में कैसे तबाही का फेयर साबित हो रहे हैं। एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, जहां एटमी वेपन्स पर रूस के रक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़े खुलासे किए जा चुके हैं। और इस खुलासे में क्या कहा गया है और क्यों ये कह रहे हैं कि बेलारूस में एटमी ट्रिगर दुनिया में तबाही का फेयर। ये बड़ा खुलासा, जहां रूस ने बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती को लेकर रणनीति बना ली है। अब स्कैंडर ऑपरेशन टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम बेलारूस में तैनात किए जाएंगे और बेलारूस के सैनिकों ने एटमी वेपन्स की ट्रेनिंग्स भी शुरू कर दी है। इसलिए कई बड़े सवाल, बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की वजह क्या है? क्या पुतिन बेलारूस से एटमी अटैक की तैयारी में है? बेलारूसी सैनिकों को टैक्टिकल वेपन्स की ट्रेनिंग ऐसे वक्त में क्यों दी जा रही है? ये कई बड़े सवाल जो बड़े संकेत दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां समंदर में अमेरिकी नेवी की विध्वंसक एक्सरसाइज की तस्वीरें आपके सामने होंगी। यूएस नेवी ने SM-2 मिसाइल से टारगेट किया ध्वस्त। वर्जीनिया में अटलांटिक महासागर में टारगेट तबाह किया गया है। यूएस नेवी ने समंदर में टारगेट तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से लगा है झटका। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका को लेकर यह बड़ी खबर है। यह याचिका अब खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है और विपक्षी दलों को यह बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने यह याचिका लगाई थी, जिसको लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर विपक्ष ने एकजुट होते हुए कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अब विपक्षी दलों को यह बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग वाली याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में अब कोर्ट की तरफ से यह साफ तौर पर कहा कि याचिका वापस ले ली जाए। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या खबर इस बारे में, क्या बताया गया, क्योंकि ये एक बड़ा झटका विपक्षी दलों को अब। जी बिल्कुल सुरभि, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र जरूर है, लेकिन ये याचिका राजनेताओं की ओर से दाखिल की गई है, ये हम नहीं भूल सकते हैं। और राजनेताओं को खास तौर पर ऐसा प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता जो नागरिकों से अलग हो। ऐसी स्थिति में हम इस मामले पर कोई आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जब साफ कर दिया, तब कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हुए थे सभी विपक्षी दलों की ओर से, उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये सुझाव दिया कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आपके पास विकल्प है, लेकिन हम इस मामले पर अभी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आदेश हम नहीं जारी कर सकते हैं। जी सुरभि, हालांकि बड़ी बात यह है कि किस तरीके से विपक्षी दलों ने हर बार इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं, और यही वजह है कि विपक्षी दलों ने 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अब ये याचिका खारिज हो गई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका पीयूष।